अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले आज के रन डाउन पर नज़र, यानी उन खबरों पर जो हमारे प्रोग्राम का मौजू है। नवाज शरीफ सिंध में हुकूमत के खिलाफ नए इत्तेहाद की तश्कील में कामयाब। मुस्लिम लीग नून, फंक्शनल और नेशनल पीपल्स पार्टी में सीट एडजस्टमेंट। पंजाब भर में तहरीक इंसाफ के पार्टी इलेक्शन। तमाम जमातें अपने इंतखाबात मार्च तक मुकम्मल करें, इलेक्शन कमीशन की हिदायत। आजादाना और शफाफ इंतखाबात मेरा ख्वाब हैं, अब ताबीर का वक्त आ पहुंचा है। जनरल कियानी। नवाज शरीफ और इमरान खान समेत 20 सियासतदानों पर बैरूने मुल्क सरमाया मुंतकिल करने का इल्जाम। हलफनामे जमा कराएं, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। जी, आपने देखी आज की खबरें और आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो है नवाज शरीफ साहब, शाम साहब नवाज शरीफ सिंध में पहुंचे हैं और बड़ी तेजी से पेशकदमी करते जा रहे हैं वहां पे। नहीं, वो पहले से तय था। अच्छा, पीर साहब पगारा जब यहाँ आए थे तो उन्होंने दावत दी थी कि आप वहाँ आइए। ठीक है, तो अब वहाँ गए हैं। उन्होंने एक इंतखाबी इत्तेहाद बनाया है, उसमें मुस्लिम लीग फंक्शनल और NPP जो गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब की पार्टी थी वो भी शामिल है। बिल्कुल। और नवाज शरीफ साहब के दाएं बाएं पीर साहब पगारा मौजूद थे, गुलाम मुर्तज़ा जतोई मौजूद थे। तो मैं आपको दिखाऊं आज उन्होंने क्या कहा। और पीछे जनाब हमारे फंक्शनल लीग के नए रहनुमा दुर्रानी साहब भी नजर आ रहे थे, मोहम्मद अली दुर्रानी जी। तो मैं आपको बताता हूँ कि आज उन्होंने ऐलान क्या किया है पार्टी में अपने इस इत्तेहाद के हवाले से मियां नवाज शरीफ ने। जी दिखाइए। इजलास में सिंध में कायम होने वाले अपोजिशन के वसी तर इत्तेहाद के क़याम पर इत्मीनान का इजहार किया गया। फैसला किया गया कि सिंध के अवाम को तारीख के बदउनवान और नाअहल तरीन इत्तेहाद से, हुकूमती इत्तेहाद से निजात दिलाने के लिए हर सीट पर मुतफ़िका उम्मीदवार लाने की कोशिश की जाए, ताकि सिंध के तूल अर्ज में हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन अलायंस में 1-to-1 मुकाबला। जी शामी साहब, मुतफ़िका उम्मीदवार 1-to-1 मुकाबला सिंध भर में। हाँ ठीक है। देखिए, मुस्लिम लीग एक बहुत बड़ी जमात थी जब परवेज मुशर्रफ ने बगावत की। अच्छा। और नवाज शरीफ साहब की 2/3 अक्सरियत थी कौमी असम्बली में। जी। उस वक्त फंक्शनल लीग मौजूद थी, क्योंकि पीर साहब पगाड़ा ने अपने आप को अलग कर लिया था मुस्लिम लीग से, लेकिन कोई दूसरा धड़ा बड़ा मौजूद नहीं था। परवेज मुशर्रफ के कू के बाद जब नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको फिर सजा सुनाई गई उम्र कैद की, और उसके बाद वो फिर जलावतन कर दिए गए, तो फिर मुस्लिम लीग के एक धड़े ने ये परवेज मुशर्रफ से गुफ्तगू करने के बाद अपनी जमात अलग बना ली, अपने आप को अलग कर लिया मुस्लिम लीग नून से। ठीक है। मियाँ अजहर साहब उसकी इब्तदाई क़यादत कर रहे थे, फिर चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास वो क़यादत आई। तो मुस्लिम लीग काफ, जो पहले मुस्लिम लीग हम ख्याल के नाम से ऑर्गेनाइज हो रही थी, फिर उसने कायदे आज़म मुस्लिम लीग का रूप धार लिया और वो एक बड़ी जमात के तौर पर उभरी, क्योंकि वो सारे लोग जो मुस्लिम लीग नून में शामिल थे, वो जिनका पित्ता नहीं था हुकूमत की मुखालफत का, वो उसमें शामिल होते चले गए। पार्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। हाँ, पार्टी ऑफ इंडिविजुअल्स का लीजिए। बाअसर लोग जो थे, देखिए बलोचिस्तान में, सिंध में, पख्तूनख्वा में, पंजाब में ये पार्टी जो है हुकूमतें बनाने में कामयाब हुई। ठीक है। और यानी पख्तूनख्वा में तो खैर जमीयतुल उलमा इस्लाम की गवर्नमेंट बनी थी, की गवर्नमेंट बनी, MMA की और जमात इस्लामी की, लेकिन बाकी मुस्लिम लीग जो थी
ये उसने अपना एक तशख़्ख़ुस कायम कर लिया मुस्लिम लीग काफ ने। ठीक है। इस तरह मुस्लिम लीग जब दो धड़ों में बटी तो कमजोर हुई, और फिर जब परवेज मुशर्रफ साहब रुखसत हुए तो मुस्लिम लीग काफ में से एक मुस्लिम लीग हम ख्याल और बरामद हुई, जिसके लीडर जो है सैफुल्लाह साहब हैं और हुमायूं अख्तर उसके सेक्रेटरी जनरल हैं जी। तो बड़े बड़े लीडर जो थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने बगावत कर दी चौधरी शुजात हुसैन के खिलाफ। ठीक। अब नवाज शरीफ साहब की कोशिश ये है कि मुस्लिम लीग को इकट्ठा कर ले किसी न किसी तौर। अच्छा, ये जो आज का इत्तेहाद है ये उस तरफ एक पेशरफ्त वही है ना। देखिए, हाँ। मुस्लिम लीग हम ख्याल से उन्होंने डील कर ली, ठीक है, एक इत्तेहाद कर ली। वो उन्होंने कहा जी हम शामिल नहीं होंगे पहले कदम के तौर पर, आप हमें पार्टी समझ के हमसे इत्तेहाद करें। ठीक है। मुस्लिम लीग हम ख्याल को पार्टी समझ के उससे इत्तेहाद कर लिया गया। अब पीर साहब पगाड़ा जो है वो फंक्शनल लीग सिंध के अंदर एक बड़ी मौसर ताकत है और उसकी बड़ी पक्की सीटें हैं, अब उससे इत्तेहाद कर लिया गया। जो मुमताज भुट्टो साहब हैं वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए, मुर्तजा जतोई साहब की जो जमात है उससे भी इत्तेहाद कर लिया गया। तो नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग को मजबूत बना रहे हैं और उसमें एक नई ताकत भी दे रहे हैं, उसको नई तवानाई भी दे रहे हैं। हम सब कराची क्यों एक्सक्लूड किया हुआ है इन्होंने? कराची में असल में जो MQM है वो इतनी पेशकदमी कर चुकी है कि वहां से तमाम जमातें अगर मुत्तहिद होके इलेक्शन लड़े तब इनके हाथ में कुछ आ सकता है, वगरना इसके इम्कानात कम है। यानी कराची में भी 1-on-1 मुकाबला? हाँ, कराची में 1-on-1 मुकाबला उस वक्त हो सकता है जब MQM के खिलाफ इत्तेहाद बन जाए और पीपल्स पार्टी भी उसमें शरीक हो जाए, मगर पीपल्स पार्टी तो नहीं होगी। तो पीपल्स पार्टी और MQM को एक तरफ रखते हुए कराची में अगर तमाम जमातें मिल जाएं, क्योंकि आज परवेज रशीद साहब ने यह भी कहा है कि जमात इस्लामी से भी हमारा मामला तय हो गया, हम भी इंतखाबी एडजस्टमेंट करेंगे सीट टू सीट। और मियां साहब आज गए भी थे कराची क़यादत से, तो प्रोफेसर अब्दुल गफूर साहब की ताज़ियत के लिए बिल्कुल उनके घर पर जमात इस्लामी के रहनुमाओं से मुलाकात भी हुई उनकी। तो अब यानी मुस्लिम लीग नून जो है वो एक तवानाई हासिल कर रही है, और क्योंकि वो पंजाब में एक बड़ी ताकत है जी, उसका असर सिंध की सियासत पर भी हो रहा है, उसका असर बलोचिस्तान की सियासत पर भी हो रहा है, उसका असर पख्तूनख्वा की सियासत पर भी हो रहा है। और यहां मुस्लिम लीग काफ जो है उससे अलबत्ता अभी तक मामला नहीं हो सका, वो पीपल्स पार्टी के साथ है और उन दोनों के दरमियान इत्तेहाद जो है पुख्ता नजर आता है इस वक्त तक। अब अगर मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून में भी यकजाई हो जाती तो फिर मुस्लिम लीग जो है वो एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती, वही ताकत जो परवेज मुशर्रफ के आने से पहले थी। शाह साहब, PTI को आउटफिट नहीं कर गए PMLN इस वक्त? यानी PTI भी इत्तेहाद कर सकती थी जमात इस्लामी से और कुछ दीगर जमातों से। देखिए, PTI तो अपने इंतखाबात में मसरूफ है, उसके दाखिली इंतखाबात हो रहे हैं जी, और आज पंजाब भर में उसके अरकान जो हैं वो वोट डाल रहे हैं जी। शाह साहब, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे, आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नजर में एक बार फिर खुश आमदीद। तो शामी साहब, जो हम बात कर रहे थे कि आउटविट हो गई है PTI। देखिए, PTI जो है वो अपने इंतखाबात में मसरूफ है, ठीक है, और मैं अभी अपने दफ्तर से आ रहा था यहाँ स्टूडियो में, रास्ते में ऐवान इकबाल पड़ता है, ऐवान इकबाल में इंतखाबात हो रहे थे PTI के, ठीक है, लाहौर के। मैं उस सड़क से गुजर नहीं सका, इतनी गाड़ियां, इतना हंगामा, मोटरसाइकिलें, शोर, लोग, हजूम, ठीक है, एक अज़दहाम था बिल्कुल, और 3 ग्रुप जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक तो हमारे अब्दुल अलीम खान साहब हैं, फारूक अमजद मीर साहब हैं, और एक वो महमूद रशीद साहब हैं बिल्कुल। अब और ये जगह जगह, अभी वो गुजरावाला से मुझे SMS आया सलमान भट्ट का, उसने कहा जी इतना जोश खरोश था लोगों में कि इब्तदाई ये 4-5 घंटे हैं उनमें 60% पोलिंग हो चुकी थी। बहुत खूब। तो इतना जोश है लोगों में, मैंने अपनी जिंदगी में किसी जमात के दाखिली इंतखाबात इस तरह होते नहीं देखे। एक इवेंट क्रिएट हो गया पूरे मुल्क में, इवेंट क्रिएट हुआ है, और लाखों लोगों ने ये काउंसलर्स चुने हैं उनके, हर यूनियन काउंसिल की सतह पर, और यूनियन काउंसिल की सतह पर मुंतखब हुए लोग अब शहरों की सतह पर अपने उम्मीदवार चुन रहे हैं। और कई शहरों में बदमजगी भी हुई है, बदमजगी हुई है, कुछ झगड़े भी हुए हैं,
कहीं एक आध जगह पुलिस भी बुलानी पड़ी है। देखिए पाकिस्तान में हमारा जो कल्चर बन गया है ना, ये जरा झगड़ा लड़ाई जज्बात बड़े गर्म हो जाते हैं। अब ये पीटीआई ने जो तजर्बा किया है ये अपनी जगह मुनफरिद है। इमरान खान को सब लोग कहते रहे कि आप इससे बाज आ जाएं, इससे पार्टी में खलफशात पैदा हो जाएगा, वो ये बात नहीं माने। उन्होंने कहा पार्टी ग्रास रूट लेवल में बनेगी तब जबकि लोगों को खुद अपने ओहदेदार चुनने का मौका मिलेगा। शम साहब, पार्टी में हारने वाले क्या करेंगे? ये असल बात तो होगा। बात यह है कि जहां हारेंगे और जीतेंगे उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप होगी? क्या वो मुस्तकिल तौर पर एक दूसरे के मुखालिफ हो जाएंगे या जीतने वाले हारने वालों को गले लगा लेंगे और वो तस्लीम कर लेंगे उनको नए इंतखाबात तक? ये अब पार्टी लीडरशिप का इम्तिहान होगा। ये इमरान खान का भी इम्तिहान होगा, खासा तल्ख इम्तिहान कि वो अरकान को और धड़ों को जो मुख्तलिफ हारे हैं या जीते हैं, क्योंकि अभी तक तो ऐसे लड़ाई लड़ी जा रही थी जैसे कोई एक किसी दूसरी जमात में हो यानी इलेक्शन लड़ता है। ठीक बात। अब वो एक यकजा करना इनको, अगर यकजा ना हुए ये लोग और इन्होंने ये ना समझा कि ये पार्टी इलेक्शन की एक हदूद है, तो फिर तो पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। और अगर इनको यकजा कर दिया गया, अगर इन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया, तो फिर पीटीआई एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। वैसे जो हमारा कल्चर है उसमें ये रिकंसिलिएशन खासी मुश्किल नहीं होगी? हाँ, मुश्किल तो होगी, लेकिन तजर्बा तो करना पड़ेगा। देखिए किसी सियासी जमात में ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग उस कारकुनों के अरकान के वोट लेकर आए तो उसके अंदर एक ताकत ही और होती है। वहां ऊपर से लीडरशिप का हुक्म नहीं चलता, वहां नीचे से पार्टी अपना आप जौहर दिखाती है। तो आखिरी तज्जिए में आप क्या समझ रहे हैं, ये पार्टी स्ट्रेंथ है या पार्टी? मेरा ये ख्याल है कि पार्टी की स्ट्रेंथ होगी। दूसरी जमातें, अभी तो देखिए सिर्फ जमात इस्लामी के इंतखाबात इस तरह होते हैं और वो भी ऐसे होते हैं कि उनमें कोई उम्मीदवार होता नहीं है। और जमात इस्लामी की मेंबरशिप भी महदूद है, लेकिन ना कोई कन्वेंसिंग कर सकता है ना कोई खड़ा हो सकता है, और वो अरकान जो है अपने में से लोग चुन लेते हैं। लेकिन बारह इंतखाबात उनके दस्तूर के मुताबिक होते हैं जी। और इससे पहले बहुत मेरे बचपन में लड़कपन में मुस्लिम लीग के इंतखाबात बड़े बाकायदा हुआ करते थे। अच्छा। और उनमें बड़ा मार्का होता था, कौंसिल का इजलास हो रहा है और उसमें जनाब इलेक्शन हो रहे हैं, वोट पड़ रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता ये क्लब बन गए और इसमें लोग जो थे बिल्कुल एक लीडरशिप जो थी वो काबिज हो गई। तहरीक इस्तकलाल ने भी कोशिश की थी इंतखाबात कराने। अच्छा। मगर ये जो हजूम दर हजूम इंतखाबात हैं कि हजारों लोग जो हैं वोट दे रहे हैं और एक पार्टी के, देखिए एक बड़ी पार्टी का तासुर भी तो कायम किया है ना, नक्श भी जमाया है ना। तो पीटीआई जो है इस तजर्बे से मेरा ख्याल ये है कि ताकतवर बन के उभरेगी। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि मार्च तक आप बाकी पार्टियां भी जो है वो इलेक्शन करवाएं जिन्होंने नहीं करवाए। हाँ, अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है। अब देखिए मतलब मुस्लिम लीग काफ के भी इंतखाबात होने वाले। तो आप देखिए ये जो हमारी पार्टियां हैं इनमें आमतौर पर लीडरशिप को चुनती है कौंसल्स उनकी जो होती है, जैसे उनकी पार्लियामेंट होती है ना हमारी, इस तरह की कौंसल होती है। ठीक है। अब वो कौंसल के अरकान ही पार्टियों के किसी को मालूम नहीं होते जी। जब इलेक्शन करीब आता है वो कौंसिल के अरकान अपनी मर्जी के मुताबिक बना दिए जाते हैं। होना यह चाहिए कि किसी जमात के जो भी रुकन है उनकी फहरिस्त इलेक्शन कमीशन के पास हो, उनके अदारे जो है इंतखाबी बने, इलेक्शन कमीशन उसकी निगरानी करे और निगरानी में इंतखाबात हो, तब पार्टियां सही तरीके से डेमोक्रेटाइज होगी। अब शाम साहब, इलेक्शन कमीशन जो है ये फर्दर स्टेप्स लेता जा रहा है। अब जो फॉर्म इन्होंने कहा है उम्मीदवारों के लिए कि अब नाम उम्मीदवारों के लिए जो नामजदगी का फॉर्म है वो भी एक नई चीज है। इलेक्शन कमीशन तो अपने आप को इस तरह असर्ट कर रहा है कि हमारे जो उम्मीदवारान हैं उनके तो पसीने छूट रहे हैं। हाँ। अब इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म जारी किया है और हुकूमत को भेजा है वजारत कानून को मंजूरी के लिए, उसमें उन्होंने कहा है कि आप ये पहले बताइए, अपना अकाउंट नंबर खोलिए। हाँ। अकाउंट खोलिए और सारे अहद कीजिए, हलफनामा दीजिए, इस अकाउंट के जरिए ही सारा एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, गोया इलेक्शन के लिए। हाँ, एक इलेक्शन का अकाउंट अलग होगा, उसके जरिए सारा खर्चा होगा। ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में भी अपने हदायत की थी। इसी तरीके से जो अपने करीबी अजीज है, बीवी है, बच्चे हैं, उनके नाम देने पड़ेंगे, उनकी तफसील देनी पड़ेगी, कौन कौन सा कारोबार कर रहे हैं, किस किस कंपनी में वो शरीक हैं, उनके एसेट्स क्या है, ये सारी तफसील देनी पड़ेगी। उसके साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है
कि आप ये भी करें, बताएं कि गुज़श्ता 3 साल के दौरान आपने किसी रफाही अदारे को कोई अतिया दिया है, उसकी तफसील बयान करें। और ये भी कहा है कि आपने वोट, ये टिकट लेते हुए किसी सियासी जमात को कोई अतिया दिया है, उसकी तफसील भी बताएं। और ये भी कहा है कि अपने हल्के में कौन सा एक बड़ा काम और कारनामा सर अंजाम दिया आपने, उसकी तफसील भी बयान करें। तो हमारी जो पिलडैट है, जो इंतखाबी अमूर की निगरानी करती है, बड़ी एनजीओ की शोहरत है, उसने इस पर एतराज किया है। उसने कहा इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी हदूद में रहे, उसको ये क्या हक हासिल है कि पूछे कि आपने कोई रफाही तंजीम को चंदा दिया है या नहीं दिया, या आपने कोई अपना काम करवाया है तामीराती, या और को मनसूबा आप मुकम्मल करवाया है अपने हल्के में। ये हल्के के वोटरों का काम है, वो उसको देखें। इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं है कि वो कैंडिडेट्स उसको जवाब दे हो, ठीक बात। उसको तो उनको देखना है, छान पटक करनी है, और उनको इनकम टैक्स अदा कर रहे थे, वो डिफॉल्टर नहीं है, वो ये सारी चीजें देखनी है। लेकिन ये कि भाई आपने चंदा दिया है या नहीं दिया, आपने कोई रफाही काम कराया कि नहीं कराया, ये इलेक्शन कमीशन की हदूद से मावरा काम है। तो तवक्को रखनी चाहिए कि जब वजारत कानून इस फॉर्म को फाइनलाइज करेगी तो उसमें ये सारी चीजें मद्देनजर रखी जाएगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन का मूड है कि वजारत कानून की बात मान ले, वो वजारत कानून के ताबे है ना। अच्छा, हाँ, कानून साजी तो उसी ने करनी है। अच्छा। इलेक्शन कमीशन कानून के ताबे काम करता है ना, कानून से ऊपर तो काम नहीं करता। अभी तक तो ये तासुर बन रहा है कि जैसे इलेक्शन कमीशन जो चाहता है वो करता है। जो चाहता है करता है कानून के अंदर, ये नहीं है कानून के ऊपर जो कुछ करता है। और हमें जो इस्लाह का जज्बा है ना जी, वो इतना ना फैल जाए कि वो खुद इस्लाह हो ही ना कोई। ठीक है, तो आप हजारों की तादाद में लोगों को इलेक्शन से बाहर तो नहीं कर सकते ना करना चाहिए। ठीक बात। तो आप छलनी जरूर लगाएं, छान पटक जरूर करें, लेकिन एक दायरे में रहकर करें। जी, तो शाम साहब अगली खबर की तरफ चलते हैं, और अगली खबर है कि आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात मेरा ख्वाब है, और अब ख्वाब की ताबीर का वक्त आ गया है। देखिए, वो जनरल कियानी साहब से जो मीडिया के लोगों की मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने बड़ी वाज़ेह ये बात कर दी थी। अच्छा अच्छा। अब क्योंकि वो ब्रीफिंग ऑफ द रिकॉर्ड थी, हमारे एक भाई साहब जो हैं उन्होंने अपने कॉलम में छाप दी। उन्होंने कहा जी मैंने उनसे पूछ लिया था कि ये काम, और ये बात छपनी भी चाहिए तो कोई हर्ज नहीं था। और ISPR को चाहिए कि आइंदा से इस तरह की मोटी मोटी बातें छपवा भी दिया करे, कोई हर्ज नहीं। ठीक है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है आजादाना और मुनसफाना इंतखाब, ये मेरा ख्वाब। ठीक है। और 2008 में ये इंतखाबात कराए गए। ठीक है। और उसके बाद जो गुज़श्ता 5 साल के दौरान जो कुछ भी हंगामा रहा, जो तज्जिए होते रहे, जो खदशे जाहिर किए जाते रहे, कोई बांग्लादेश मॉडल आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ये कर देगा, फौज ये काम कर रही, कोई मामला जो है वो उस तरह नहीं चला। अच्छा, अब इंतखाबात की घड़ी आ गई है, आफताब आमद दलील आफताब। ठीक है। तो उन्होंने कियानी साहब ने जो वाकयात हैं उनको अपनी शहादत में पेश किया। ठीक है। तज्जिए की बात नहीं की, तज्जिए को तो रौंद डाला। अच्छा, वाकयात। ठीक है। तो उन्होंने कहा आने वाले इलेक्शन जो हैं जी वो आजादाना होंगे, मुनसफाना होंगे, हम इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़े होंगे, और जो भी हमारी मुमकिन होगा वो खिदमत बजा लाएंगे। इलेक्शन कमीशन के पीछे कराची में भी खड़े होंगे, सारी जगह। चले एक ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी, शाम साहब बता रहे थे कि जनरल कियानी ने यकीन दिलाया कि वो हर जगह इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़े होंगे। हाँ, पीछे खड़े होंगे, और जिस हद तक मुमकिन होगा। देखिए ना, फौज अब 2 लाख की तादाद में तो फौज नहीं दी जा सकती ना। हर पोलिंग स्टेशन पर अगर 2 आदमी नॉमिनेट कर दिए जाए, 1 लाख पोलिंग स्टेशन है तो 2 लाख फौज इधर ही चली गई। ठीक है। और जो हमारे जो कबायली इलाके हैं उनमें भी फौज मौजूद है, हमारी दूसरी सरहद जो है उस पर इंडिया वाली, उस पर भी फौज मौजूद है, फिर रिजर्व्स भी हैं। तो इतने लोग तो फराहम नहीं किए जा सकते, लेकिन जो फराहम किए जा सकते होंगे वो जरूर फराहम किए जाएंगे। लेकिन वो जो कराची के लोग मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब हर पोलिंग स्टेशन के अंदर फौज तैनात हो। नहीं, अंदर फौज हो या बाहर फौज हो, जो इलेक्शन कमीशन कहेगा और जो फौज के बस में होगा वो किया जाएगा।
तो शाम साहब, ये जो मुनसिफाना बनाना है, जो खास तौर पे जो क्वेश्चन मार्क उठते हैं, वो तो चंद मखसूस जगहों के बारे में क्वेश्चन मार्क आते हैं, तो वहां पे क्या फौज अपना रोल प्ले कर पाएगी? जो इलेक्शन कमीशन कहेगा उसके मुताबिक रोल अदा होगा। ठीक है। और देखिए, जो ये 245 है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन की क्लॉज, जिसके तहत आप फौज को तलब कर सकते हैं जी जी सिविल इंतजामिया की इमदाद के लिए, तो हमें यह बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि सिविल इंतजामिया की मदद के लिए फौज आती है, उसका तख्ता उल्टाने के लिए नहीं आती इस आर्टिकल के तहत। तो इलेक्शन कमीशन भी इस आर्टिकल को इन्वोक कर सकता है? भी सिविल इंतजामिया में आ जाता है, और अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी तो डिप्टी कमिश्नर भी फौज बुला सकता है। ठीक है। हुकूमत भी बुला सकती है, चीफ मिनिस्टर के से हुक्म से भी आ सकती है। तो जहां जहां कानून और दस्तूर के मुताबिक जरूरत होगी, फौज वहां चौकस पाई जाएगी और फौज हाजिर जनाब कहेगी। शाम साहब, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब से लेके और नवाज शरीफ साहब तक और इमरान खान तक सारे स्पेक्ट्रम के सियासतदान जो है वजाहत करें कि उन्होंने बैरून मुल्क पैसा नहीं भेजा। ये हमारे एक बैरिस्टर जावेद इकबाल जाफरी साहब है, वो भी अपनी जगह माशाल्लाह एक बड़ी शख्सियत है और कौम के कौमी मसाइल की तरफ मुतवज्जे रहते हैं। उन्होंने 1996 में एक दरख्वास्त डाली थी हाई कोर्ट में। अच्छा। कि ये जो सियासतदान है हमारे बड़े बड़े, इनके जो गैर मुल्की असासे हैं, जो गैर मुल्कों में असासे हैं, उनकी छानबीन की जाए। ठीक है। और वो ये फरमा रहे थे मुझे कि भाई ये लोग हैं, हमारे सियासतदानों में ऐसे ऐसे लोग शुमार हैं जो गाड़ियों के पीछे भागा करते थे जानवरों के लिए, यानी इतने उसमें कम हैसियत के लोग थे। अच्छा। और अब माशाल्लाह दुनिया भर में उनकी धूम है। ठीक तो है। 1996 की दरखास्त थी, लेकिन उसकी समात नहीं हो पाई और फैसला नहीं हुआ। अब उन्होंने एक नई दरखास्त डाल दी। अच्छा। और कहा कि जनाब मेरी दरखास्त जो है वो पेंडिंग चली आ रही है, हालात तब्दील हो चुके हैं, अब इन लोगों से आप पूछें, ये गैर मुल्की असासों की तफसील तलब करें। अब शाम साहब, दो सवाल पैदा होते हैं। दो सवाल तो पहले सुन तो लेना, हुआ क्या है। जी जी। तो जस्टिस खालिद महमूद साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने समात की। ठीक है। और उन्होंने हुक्म जारी किया है कि ये 29 अफराद है, शायद उनमें बेनजीर भुट्टो क्योंकि रुखसत हो चुकी दुनिया से, उनका नाम उन्होंने निकाल दिया। ठीक है। वैसे जमाइमा का नाम भी डाला हुआ है उन्होंने। अच्छा। वो भी रुखसत हो चुकी है जनाब पाकिस्तान से। मेरा कहा उनका नाम भी कट जाएगा। वैसे भी उनके तो असासे ही बाहर है सारे। ठीक है। तो इमरान खान भी शामिल है, नवाज शरीफ भी शामिल है, आसिफ अली जरदारी भी शामिल है। गोया जो जो उनके हाथ में आया है ये 28 आदमी हैं बाकी मेरा ख्याल। अब अच्छा। अब कोर्ट ने कहा जनाब आप सारे लोग एफिडेविट दाखिल करें, हलफनामा, कि आपके कोई असास से बैरून मुल्क नहीं है। ठीक है। उसका मतलब यह हुआ जब हलफनामे दाखिल होंगे, और हलफनामा जब दाखिल करते हैं अगर वो गलत होता है तो फिर आप पर परजरी का मुकदमा चलता है। ठीक है। अदालत में झूठ बोलने की सजा है, और अदालत में अगर झूठ साबित हो जाए फिर आप सादक और अमीन भी नहीं रहते। तो ये उलट काम हुआ है। अगर तो जावेद इकबाल जाफरी साहब ये लेके जाते कि फला फला आदमी की ये तफसील है, उससे पूछा जाए ये पैसे कहां से आए, तो फिर बात और होती। ठीक है। उन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, और कोर्ट ने भी उसी पर अमल किया है कि बारे सबूत जो है, बारे सबूत उन पर डाल दिया है जो मुद्दा आन है, यानी जो रिस्पोंडेंट्स है। वो पहले तो स्टेटमेंट दाखिल करें ना। ठीक है। पहले तो वो हलफनामा दाखिल करें कि उनके असासे हैं या नहीं है। तो ये लीगल पॉइंट पे विद स्टैंड करती है ये लीगल पॉइंट तो वही होगा जो हाई कोर्ट फैसला करेगी। मैं तो आप नहीं फैसला कर सकते ना। अच्छा, तो शाम साहब टाइमिंग के हवाले से फिर यानी इलेक्शन आने वाला है उसकी। अब देखिए किस स्पीड के साथ काम चलता है, और फिर हमारे सियासतदान इसको किस तरीके से पेश करते हैं। कहीं तो आज बहुत से तो आ जाएंगे, हलफ दे देंगे जनाब हमारा तो कुछ नहीं है वहां बाहर। ठीक है, लेकिन जिनका है वो बता देंगे है ये, और इस तरीके से हमारा बना है। जी शाम साहब, वक्त हो गया एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपके सवालात देंगे फेसबुक, ईमेल और टेलीफोन के जरिए और SMS के जरिए ऑफ कोर्स, और शामिल करेंगे ताकि शाम साहब का नुक्ता नजर मालूम करें एक वक्फे के बाद। लेकिन सब कुछ नुक्ता नजर में एक बार फिर खुश आमदेद, आपके सवालात भी लेते हैं, और सवालात शाम साहब बहुत सारे लोगों ने किए हुए हैं। ये जो पिटीशन के हवाले से हम बात कर रहे थे, जनाब बैरिस्टर जावेद इकबाल जाफरी साहब की जो पिटीशन कलंदर है, बस वो भी जाफरी साहब
लेकिन वो कलंदर की पिटीशन पे ये खासा बड़ा यानी इम्कान तो पैदा हो गया ना कि बहुत सारे चीजें अनसेटल हो जाए। क्यों शम्स साहब? भाई अगर आपके पास बाहर कोई एसेट्स नहीं है जी, तो आप एफिडेविट दे देंगे कि नहीं है। अगर हैं और आप कहेंगे हमारे पास हैं और इस तरीके से हमने पैसे बाहर भेजे, ठीक है, बात खत्म हो गई। फिर जाफरी साहब साबित करें कि ये गलत तरीके से गए हैं, ठीक है ना जी, तो बड़ी बात आसान भी है अगर आसान बनाना चाहें, और अगर मुश्किल भी है, अगर मुश्किल में डाल लें अपने आप को। लेकिन अगर किसी के खाते में 4-4, 5-5, 10-10 डॉलर आ गए, सब लोग ऐसे हैं जो बाहर आते जाते रहते हैं, खासतौर पे इमरान खान है, जरदारी साहब है, नवाज शरीफ साहब है, अगर किसी के खाते में कोई 100-50 डॉलर आ गए तो वो इसका मतलब नहल करा। ऐसा नहीं होता। हाँ, इस तरह आपने घबराए ना, ये आपका खाता नहीं है, ये खूब खाता है। वैसे हफीज का शेर है, मुझे याद आता है बार बार, ये खूब क्या है, ये जिश्त क्या है, जहां की असली सरिश्त क्या है, बड़ा मजा हो तमाम चेहरे अगर कोई बेनकाब कर दे। वाह। राना इकबाल साहब है लाहौर से जी। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। गुजारिश है शामी साहब से। हाँ जी। शामी साहब, ये जो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि डिग्रियां चेक कराएं, तो इसमें तो सारे चैनल्स को चाहिए कि इन चीजों को हाईलाइट करें। ये जरूरी तो नहीं है कि चौधरी निसार साहब ने कह दिया जी हाईलाइट हो रही हैं चीजें। देखिए इस वक्त अब डिग्री का कानून नहीं है, अब इलेक्शन लड़ने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है, इसलिए बात हो रही है कि इस वक्त 5 साल का पुराना पटारा ना खोला जाए और कम से कम खोला जाए, ये बात है, और तो कैसी बात नहीं। कुछ लोग तो मतलब ले रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों की डिग्रियां अब तक ना पकड़ी गई हो, ना पकड़ी गई हो तो बस दौर खत्म हो गया। वो लोग जो डिग्रियों वाले, जाली डिग्रियों वाले थे, वो मुशर्रफ के दौर में MNA रहे, बाद में भी रहे। ये बेचारी जमहूरियत जो आती है, इसको हम तड़ाक पड़ाक मारते पीटते हैं, और मार्शल आता है तो हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। शब साहब ये है जी, ये लिखते हैं जी मोहम्मद रफ़ीउल्लाह साहब। रफ़ीउल्लाह साहब कहते हैं कि जुल्फ़कार मिर्जा और फैसल रजा आबदी, अब इनका फ्यूचर क्या होगा और ये कार्ड अब कब इस्तेमाल होंगे? ये पोस्ट कार्ड था या राशन कार्ड था? या स्मार्ट कार्ड था? हमारा कुछ भी था, अब देखते रहे क्या होता है। फिलहाल तो उनका कुछ सुराग नहीं मिल रहा कि क्या कर रहे हैं आजकल। अच्छा शब साहब, मुजाहिद मुगल साहब हैं जी हैदराबाद से जी। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद मुगल साहब। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब क्या हाल है? आपकी दुआ है जनाब, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा शामी साहब, ये क्या कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन कराची के ऊपर हल्का बंदियों पे क्यों नहीं मुतफिक होते? वो तो चीफ जस्टिस साहब का ओनर, चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान का हालांकि कहा भी हुआ है कि आप कराची में हल्का बंदियां करवाएं। नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कह दिया है, वो दरखास्त उन्होंने वापस ले ली। नसीम साहब ने, क्या नाम है उनका जी, फरोग नसीम साहब जी, और उन्होंने कहा कि हमारा ये मकसद, हमने ऑर्डर इस तरह का दिया ही नहीं है। तो हल्का बंदी, हमें इन टेक्निकल चीजों में ज्यादा नहीं उलझना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को मौका देना चाहिए कि वो खुद अपने इंतजामात करे और फैसले करे। शाम साहब ये है जी इब्राहिम शाहिद साहब। इब्राहिम शाहिद साहब पूछ रहे हैं कि शामी साहब, क्या जो पार्टी PTI के जो इलेक्शन हो चुके हैं, इसके बाद पार्टी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि ये स्वीप कर सके पूरे मुल्क पे? अब देखिए उनके जो अरकान हैं, जो ओहदेदारान हैं, हिम्मत करेंगे, गोल डालेंगे तो मीठा हो जाएगा। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। वैसे हम सब PTI के लिए कोई इत्तेहादी भी तो नहीं बचा, सारे तो नवाज शरीफ समेत के लिए। PTI ने तो कह दिया ना कि हम किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे, सोलो फ्लाइट हम खुद लड़ेंगे, जैसे भुट्टो साहब लड़े थे अकेले। अच्छा और बाकी सब इनके खिलाफ होंगे। बाकी देखिए क्या होता है जी। भुट्टो साहब कहा करते थे जी कि सारे अंडे जो है ना, वो एक ही वो अंडे कौन से थे वो नहीं कहता मैं। अच्छा। वो एक ही टोकरी में जमा हो गए, मैं एक एक मारूंगा, वो उल्टा दूंगा। अच्छा, और ये कहते हैं मैं एक ही बॉल से सारे विकेट उड़ा दूंगा। ये जी मोहम्मद रफ़ीउल्लाह साहब है जी। मोहम्मद रफ़ीउल्लाह साहब कह रहे हैं कि शामी साहब, कराची में इलेक्शन मुनसिफाना और आज़ादाना कौन यकीनी बनाएगा? वो जनाब इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाएगा, मीडिया यकीनी बनाएगा, फौज यकीनी बनाएगी, और सबसे बढ़कर वोट देने वाले यकीनी बनाएंगे। नदीम साहब हैं जी लाहौर से जी। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुजीब रहमान शामी साहब, मेरे 2 सवाल हैं। हाँ जी। एक तो ये कि जो सारी लेजिस्लेशन अगर जाली डिग्री वाले बनाएंगे तो फिर मुल्क का हाल यही होगा। ओ भाई, मेरे जाली डिग्री वालों को आप माफ भी कर दें, अब तो वो पुराने हो गए, कब्रिस्तान में जा चुके। अच्छा, और जी नदीम सवाल
नदीम साहब का इतने चैनल्स हैं और वो जो है उनका एजुकेशन के ऊपर 1% भी उनका टाइम नहीं लगता, तो वो एजुकेशन के ऊपर इतनी बातें करते रहते हैं। तो मीडिया क्यों नहीं एजुकेशन के अंदर कुछ टाइम जो है वो डिवोट करता और लोग जो है वो एजुकेट करें। तालीम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ऐसे प्रोग्राम भी करने चाहिए और हुकूमतों को भी खुदा खौफी करनी चाहिए कि स्कूलों की तरफ और कॉलेजों की तरफ तवज्जो करे। ये जी मोहम्मद शराज साहब हैं, शाम साहब ये कह रहे हैं कि जो बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है क्या ये साजिश तो नहीं थी, और अगर थी तो किसकी थी? ये तो अब तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो ये मालूम हुआ कि बदनज़मी थी, अफरा तफरी थी और नाअहली थी जी, और उसका शाहकार माशाअल्लाह पेश हो गया। आज पीर साहब पगारो तो कह रहे थे कि ये मैसेज था कि हम ये भी कर सकते हैं हुकूमत की तरफ से अंधेरे में डाल सकते जी, अंधेरे में डाल तो फिर हुकूमत का मुकद्दर भी अंधेरे में चला जाएगा, तारीकी में डूब जाएगा। अहमद साहब है मियाँ वाली से जी, अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। सर वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी 2 गुजारिशात हैं, मियाँ वाली से बात कर रहा हूँ। हाँ जी फरमाएं। एक तो ये है कि अभी जो पीटीआई के इलेक्शन हुए ना मियाँ वाली में, हाँ जी, इसमें आजादाना मतलब पैसों का इस्तेमाल हुआ है बेदरेर। अच्छा पैसों का इस्तेमाल, वोटरों ने वोट डाले हैं ना भाई, जी, आप हार तो नहीं गए कहीं। अच्छा सर दूसरी गुजारिश ये है सर, आप पिटीशन दायर करें। अच्छा सर दूसरी गुजारिश तो मिला सर। हाँ जी, हेलो, हाँ जी फरमाए ना। सर शहबाज शरीफ साहब की गुजारिश ये है कि 5 सालों के दौरान ना मियावाली तक कालाबाग रोड हर साल रिपेयर होती रही है, लेकिन रात को सफर आप भी नहीं कर सकते, इतनी खराब है। बिल्कुल ठीक है, चलिए जनाब आपकी आवाज भी पहुंच गई जी, और आपने पहले जो उसके मसाला लगाया है वो भी पहुंच गया। बहरहाल पीटीआई के मुतासरीन में से बहुत से। अच्छा ये वही वाली बात जो शाम साहब हम कर रहे थे, हो सकता है। अब जीतने हारने वालों के दरमियान इलेक्शन तो फिर इलेक्शन है ना जी, बड़े बड़े हार जाते हैं और छोटे छोटे जीत जाते हैं। शाम साहब आज के प्रोग्राम का हमारा वक्त खत्म हो गया है, कल फिर हम इसी वक्त इसी जगह से आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।